अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान रैंकिंग में इस वक्त 16 दर्जे ऊपर चला गया है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 140वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे हुआ है वो खुद किस हद तक ट्रांसपेरेंट है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को करप्ट करार देने से मुतालिक फैसला कितने लोगों ने किया है। बहुत सारे सवालात है। बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तानी चैप्टर के सरबराह आदिल गिलानी आखिर हैं कौन। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पोक्स पर्सन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री मुजम्मिल असलम साहब भी होंगे, उनसे पूछेंगे और प्रोग्राम में बात करेंगे। पीडीएम इस वक्त 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च करने पर बाजिद है। आज मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि दो मेजर बड़ी पार्टीज है ऑपोजिशन की, वो खुद इस वक्त मुख्तलिफ डेट्स पर मार्च करने जा रही है। क्या वो खुद एक इत्तेहाद के तौर पर सामने आ सकती है कि नहीं आ सकती, उससे बात करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे के हवाले से। इस वक्त बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेगुलेट कर रही हैं, बहुत सारी न्यूज रेगुलेट कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद शहजाद अकबर के खिलाफ कोई तहकीकात का आगाज होने जा रहा है। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि शहजाद अकबर साहब शायद बैरून मुल्क भी फरार हो सकते हैं। तो ये असल कहानी क्या है, कल की स्टोरी का फॉलो अप भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफी तजियाकार सिद्दीक जान, सहाफी तारदील बड़ाइच, और हमें फोन कॉल पे ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने, स्पोक्स पर्सन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को ऊपर टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान इस वक्त अगर परसेप्शन के लिहाज से कि जो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है उसके लिहाज से पाकिस्तान का नंबर ऊपर गया है, 140वें नंबर पर आ चुका है। और वजीर आजम इमरान खान साहब खुद ये बात कर चुके हैं कि करप्शन बड़ी है और जो एहतसाब का अमल था वो भी उस तरीके से नहीं हो सका है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद ये बात भी मानी है। तो अब आप इस पॉइंट को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मेजर पॉइंट था जिसकी बेस पर ये हुकूमत भी बनी और अकाउंटेबिलिटी भी करनी थी और करप्शन भी खत्म करनी थी। देखिए, बात ये कि मारिया, मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, सबको ये बोलता हूँ कि जो इन्फॉर्म डिस्कशन होता है ना, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। हेडलाइन जो है ना हमेशा से मिसलीडिंग होती है, आपको अंदाजा ही होगा, आप लोग सुबह अखबारें पढ़ते होंगे, तो जब आप हेडलाइन पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में भी हेडलाइन ऐसी लगाई जाती है कि मारूफ अदाकारा जो है मुश्किल में फंस गई, उसके बाद अंदर खोलते तो ना मारूफ निकलती है ना कुछ मुश्किल निकलती है, वो लिंक खोलने की बात होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आज की भी कुछ कहानी ऐसी है। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये एक इदारा है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट निकालता है और उस मुल्क में जो है परसेप्शन, यानी कि करप्शन का नहीं बताता कि फलां ने कितनी करप्शन की है या फलां इदारा कितने करप्शन इस साल में मुलव्वस है या फलां शख्स, वो परसेप्शन बताता है कि लोगों का क्या ख्याल है कि इस मुल्क में करप्शन बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, नंबर 1 चीज। और फिर ये इदारा जो है ये खुद ऑन द ग्राउंड अपनी असेसमेंट तो देता है हल्की फुल्की, लेकिन ये बहुत सारे सर्वेज पे बिलीव करता है, यानी कि अलग अलग जगहों के सर्वेज और उसके रिजल्ट को मिलाकर जो है ना वो फिर एक अपनी असेसमेंट देता है। बिल्कुल। अब आपने ये कहा कि, और बल्कि आपने नहीं, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है कि दर्जा बंदी जो है 14 से घिर गई है, यानी कि पिछले साल 126 थी, इस साल 140 होगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, 124 से 140 पे, हाँ 124 से 140 होगी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने पाकिस्तान के लिए 8 सर्वे जो है इस्तेमाल किए। 8 में से जो 6 सर्वे हैं वो नो चेंज है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो उन्होंने रेटिंग्स दी थी उन्होंने नो चेंज दिया। जिसमें पहला सर्वे जो है वो बड़ा मुश्किल से अंग्रेजी है, उसकी मैं भी गलत बोल दूंगा, बर्टलिस्टन स्कैम। इसका पहला सवाल ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर हु अब्यूज देयर पोजीशन प्रोसिक्यूटेड और पेनलाइज, मतलब ये पूछ रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने जो है कितना करप्शन किया या उसको पेनलाइज हुआ, उसमें नो चेंज। इस तरह करके 8 में से 5 में नो चेंज है, एक में बहुत बड़ा चेंज दिखाया गया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट।
उसने पिछले साल हमें 37 पॉइंट दिए थे, इस साल उसने 20 कर दिया, यानी कि उसने आधा कर दिया। और इसमें पॉइंट्स कवर क्या होते हैं? इसमें पॉइंट्स कवर होते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर्स वाजे नहीं है कि पब्लिक फंड कैसे जा रहे हैं, जुडिशरी की बात की अकाउंटेबिलिटी की, सर पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी में भी पाकिस्तान का नंबर ऊपर गया, यानी कि जो हुकूमती महकमे हैं उसके अंदर भी करप्शन ज्यादा हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, उसमें उन्होंने कोई ये नहीं बोला, उन्होंने 37 को उठा के 20 कर दिए। इसमें 7-8 चीजें, ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें सिविल सर्वेंट्स भी है, इसमें पब्लिक ऑफिस भी है, ऑडिट इंटरनल, मतलब ऑडिट जो है इसका कोई एक्सटर्नल मेंबर करता है या सिर्फ इंटरनल ही करते हैं? देखिए, बात यह कि पिछले 1 साल से कोई कानून या प्रोसीजर को तो चेंज किया नहीं, ये आधा कर देना समझ ही नहीं आता। और कोई बात लिखी हो, कोई मिसाल लिखी हो। मुजम्मिल साहब, ये बताइए कि जो सैंपल साइज है इसका, क्या उस पर आप इत्मीनान का इजहार करते हैं? अगर 1600 लोगों से ये सर्वे किया जा रहा है 22 करोड़ की आबादी में, और फिर इसमें जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इस हवाले से आपने ट्वीट भी किया, चलें जो 8 में से 7 सोर्सेज हैं उसमें रेटिंग बरकरार है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है इसने किस जानिब निशानदेही की है, ये जरा बताइएगा नाज़रीन को। इसमें तो 7 सवाल है कि जी इज देयर एनी प्रोफेशनल सिविल सर्विस और लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। आप बता दें कि ये पहले जिस तरह प्रोसीजर है उसमें कोई तब्दीली हुई है? हमेशा से अपॉइंटमेंट जिस तरह होती आ रही है उसी तरह हो रही है। फिर लिख रहे इज देयर इज एनी इंडिपेंडेंट बॉडी ऑडिटिंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जैसे पहले ऑडिट होता था उसमें कोई तब्दीली है अगर पब्लिक फाइनेंस की? बल्कि इस साल तो तारीख में पहली दफा कोविड फंड की रिपोर्ट जो है छाप दी गई है वेबसाइट पे कि जिसने जो लेना ले ले, ठीक है ना? उसमें तो उल्टा इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, फिर उसमें लिखा है इज देयर इज एनी ट्रेडिशन ऑफ अ पेमेंट ऑफ ब्राइब्स टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेन फेवर्स। हमें तो सबसे ज्यादा लोग कोसते ये है कि आप लोग जो है ठेके नहीं दे रहे, आप लोग बिजली घर नहीं लगा रहे, आप लोग फलां काम नहीं कर रहे, आप लोग LNG प्लांट नहीं लगा रहे। उल्टा हमने तो वो काम कम किया है, ठीक है ना? माशाल्लाह से उसी पे हमें जो है कि काम कम करने पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि भाई आपने क्यों नहीं ठेके दिए, माशाल्लाह से, ठीक है ना? तो ये चीजें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, देखिए 7 इदारे मेंटेन कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, वर्ल्ड बैंक भी है इसमें, और दूसरे भी इदारे हैं। उनको कोई ऐसी कोई बेकायदगी या करप्शन नजर नहीं आई। एक इदारे को इतनी आई कि उसने 100% कम कर दी पाकिस्तान। मुजम्मिल साहब, जो सवालात पूछे गए हैं, एक मिनट अदील, एक मिनट, मैं एज अ सहाफी आपको एक टास्क देता हूं कि 1999 से लेकर 2008 तक आप ही के पेटी भाई, आपके तो बहुत सीनियर पेटी भाई नहीं बोलूंगा, आप ही के शोबे से मुंसलिक जो हैं पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट और EIU के हेड थे जो इस हुकूमत के सख्त मुखालिफ हैं। हिंट ये देता हूं कि वो हर वक्त जो है ना इशारे देते रहते हैं कि जी अब हुकूमत गई। अब वो उन्होंने पिछले दिनों तो इंसाइट भी किया था कि वायलेंस करा दो इलेक्शन। एक दफा एक और हिंट देता हूं, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक दफा रिजाइन करें, वो इलेक्शन कराएं तो फिर वापस से वो रिजाइन करते, जो नए बंदे आए फिर वापस से रिजाइन कर दें। तो वो जो है वो एक शख्स है जो इसको हेड करते थे 2008 तक। तो उससे आप अंदाजा, आप गैस आपने करना है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, हमें अंदाजा हो गया कि आपका इशारा किस जानिब है। मुजम्मिल साहब, ये बताइए, क्या 1600 लोगों के सर्वे को बुनियाद बना के मुल्क में ट्रांसपेरेंसी का अंदाजा लगाया जा सकता है? आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता ना। उस सैंपल में अगर सारे जो है पीपल्स पार्टी के नेम को उठा लेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि चले एक बात मानते हैं कि ये हर दफा इस सर्वे में यही क्राइटेरिया होगा। अगर मैं इसको चैलेंज करूंगा तो लोग कहेंगे कि 2016 में आप शोर करते थे, 2008 का भी सर्वे बेकार है। मैं तो इस सारी बातों को कहता हूँ चलें जी, सैंपल भी सही होगा, 1600 लोग भी बड़ी एक्यूरेट बात कर लेते होंगे, लेकिन EIU ने ऐसी क्या निकाली चीज, क्या ऐसी अर्थ शेकिंग, जैसे कि 50% अगर आपकी रेटिंग गिरा दे तो मतलब कोई बहुत बड़े काम हुए हैं ना इसमें। तो इससे अंदाजा लगा लें कि आप कि ये कितनी बायस और ये इसको टेलर करके निकाला गया। मैंने आपको बता दिया उस इदारे को हेड कौन कर रहा था। लेकिन बाकी 7 कैटेगरीज में भी तो बायसनेस दिखाई जा सकती थी मुजम्मिल साहब। जी क्या कह रहे हैं? बाकी जो 7 कैटेगरीज हैं जिसमें रेटिंग बरकरार रखी है, वहां पर भी तो बायसनेस दिखाई जा सकती थी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि 7 जो सर्वेज हैं, अलग अलग इदारे हैं दुनिया के माने जाने,
उन्होंने कोई जो है ना उसमें खास चेंजेस नहीं किए। एक आदमी अगर 41 पॉइंट दिए, पिछले साल 43 दे, उससे रेटिंग ऊपर नीचे नहीं होती। एक इदारे ने 37 पॉइंट से सीधा 20 पॉइंट कर दिए और कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर दूसरा ये कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को हेड कर रहे हैं जो पाकिस्तान में साहब, वो पिछली 4 हुकूमतों से जो है ना हर एक के पास जाके दफ्तरों में अपनी नौकरियां लगवाते हैं वो लोगों की, ठीक है ना। ठीक है। और आज एक टीवी चैनल ने एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कराची में, मैं खुद भी कराची में हूँ, जिस जगह उनका दफ्तर है शायद आपका दफ्तर 50 गुना बड़ा होगा और स्टाफ है 4 लोगों का वहां बैठा। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगी। सर आखिरी क्वेश्चन है, मान लिया बहुत बाइस्ड होगी, ये भी मान लेते हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो पाकिस्तान चैप्टर के जो हेड हैं उनका कोई माजी में ताल्लुक या अभी भी करेंटली उनकी एफिलिएशन है भी नून लीग के साथ, मान लिया कि बाइस्ड रिपोर्ट है, लेकिन सर ओवरऑल दुनिया में रिपोर्ट्स जाती हैं, फिर वो परसेप्शन भी तो बनता है ना, फिर उसको किस तरह से कैटर करेंगे। बीबी आपको यही तो बता रहा हूँ कि 8 में से 7 ने मेंटेन किए, 7 परसेप्शन ज्यादा बेहतर होंगे या 1 परसेप्शन बेहतर होगा। लेकिन वो मतलब पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि हेडलाइन पढ़ के जो है हेडलाइन पढ़ के लुडिया डालेंगे। वो थोड़ा सा सब समझदार लोग हैं, वो पढ़ते हैं। यहाँ पे तो हेडलाइन पढ़ के सुबह सुबह मिठाइयों के टोकरे निकल गए। आपको पता है टोकरे तो वैसे ही मशहूर है पाकिस्तान में। अब वो जो है उनको समझ नहीं आ रहा कि वो टोकरे वापस कैसे लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। सिद्दीक, जो हम जो मुजम्मिल इस्लाम साहब ने बात की है कि 8 में से 7 पॉइंट्स, एक तरफ वो ये बात भी कर रहे हैं कि रिपोर्ट बाइस्ड है, एक तरफ वो ये बात मानने से भी इनकारी है, मतलब मुझे तो उस चीज की बहर समझ नहीं आ रही, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या नए फैक्ट्स सामने आए हैं और वो कितनी बाइस्ड है। देखिए मारिया, ये हर मुल्क में एक चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, और वो उस मुल्क में सर्वे करता है और वो सर्वे फिर एक जगह जाते हैं और उस सर्वे जो मुल्क सर्वे जिस मुल्क से भेजा जाता है उसकी बुनियाद पे फिर रैंकिंग जारी की जाती है। आप ये देखें मारिया, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ 8 दिसंबर पे। 8 दिसंबर को एक सर्वे जारी होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें कहा जाता है कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा है, और अगले दिन अखबारात इसको बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप देते हैं कि अदलिया करप्ट तरीन इदारा है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा। अच्छा, आप उस जिन अखबारों ने इसको शाया किया, ये वही अखबार है जिसमें राना शमीम का बहन एल्फी छापा जाता है, जो अदलिया पर हमले करने में पेश जो इदारा रहता है। जब पनामा लीक्स आया तो इसी इदारे को जो है वो बहुत ज्यादा इश्तिहारात दिए गए, ये सारा माजी सबके सामने है। उस अखबार ने जब ये खबर छापी कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा है, पाकिस्तानियों की राय और सर्वे का नतीजा, उस पूरी खबर में सहाफती बददियानती की इंतहा करते हुए कहीं पर उस अखबार ने नहीं लिखा कि कितने लोगों से सर्वे किया गया था। वो सर्वे किया गया था 1600 लोगों से। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स जो है वो इस हवाले से बताता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से। इसमें पहला मैंने आपको बता दिया कि 1600 लोगों से सर्वे किया गया, हर सूबे से 400 लोगों को मुंतखब किया गया। उसमें एक और बात आप ये देखेंगे, अब ये जो कहा गया कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा है, आप देखिए कितने लोगों ने यह बात कही कि अदलिया करप्ट तरीन इदारा है। 278 लोगों ने, 1600 में से 278 लोगों ने कहा कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है, और 22 करोड़ के मुल्क की 278 लोगों की जो रिपोर्ट है, जो उनका सर्वे है, उनकी ओपिनियन है, उसकी बुनियाद पर अदलिया को। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अदलिया साफ और शफाफ है। अच्छा, अदलिया से मुराद आगे कहीं नहीं लिखा गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि प्लान ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। तो अदलिया से मुराद पहले सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को बदनाम करना है। वजह यह है कि अदलिया को ब्लैकमेल करके मरियम नवाज साहिबा को क्लियर करवाना है। तो इसलिए पूरी कंपेन चला दी गई। कहीं एक जगह नहीं लिखा गया कि 1600 लोगों से सर्वे किया गया है। लेकिन एक और पॉइंट भी है सिद्दीक यहाँ पे कि हमें एक वर्ड जिसको हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो वर्ड है परसेप्शन का, यानी कि लोगों की परसेप्शन है। यहाँ पर ये कहीं डिफाइन नहीं है कि ये रियलिटी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज द परसेप्शन जो लोग इस वक्त रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ट्रू है या नहीं लोगों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये देखें कि 1600 अफराद में से अगर 278 ने ये कहा कि अदलिया करप्ट नहीं इदारा, तो ये बनती है सर्वे वालों की 17.4%। और अखबार में यह नहीं लिखा गया कि सर्वे करने वालों का 17.4% ये कह रहा है। अखबार में लिखा गया 17.4% लोगों की ये राय है। इससे बड़ी साफ्ती बददियानती नहीं हो सकती। इससे बड़ी जो है वो, ये मैं आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। इसके बाद आप आगे आ जाए। आप ये देखें कि अगर 1600 में से ही देख लें कि 278 ने कहा अदलिया करप्ट नहीं इदारा है, तो 1322 ये कह रहे हैं कि नहीं वो करप्ट नहीं इदारा नहीं है, यानी 82.6%। तो उनमें से भी कह रहे हैं कि करप्ट नहीं इदारा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जिन खबरों को बुनियाद बनाया गया सबकी, वो वही अखबार है
जो कि जिसमें ये हेडलाइन लगी और जो अदलिया पर हमले करने में पेश रहता है। अब आ जाए क्या इसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नून लीग की तरफ झुका हुआ है। तो इसमें आप एक तो ये देखें कि अब तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 6 सर्वे किए हैं। ये जो इन्होंने करप्शन वाला किया ना, 6 सर्वे कब कब किए? 2 बार मुशर्रफ हुकूमत में किए, 2002 और 2006 में, 3 बार पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में किए, 2009, 2010, 2011। और ये भी आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब पीपल्स पार्टी के दौर में सर्वे कर रही थी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब उन रिपोर्ट्स के ऊपर सियासत किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, हाइप ग्रेड किया करते थे, जलसों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब ने आगे क्या किया। पहली तो बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी करप्ट थी तो नवाज शरीफ साहब को आगे उनका एहतसाब करना चाहिए था, उन्होंने एहतसाब नहीं किया। उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने ये जो जिस तरह से वो जजेस को नवाजते हैं, जिस तरह से सहाफियों को नवाजते हैं, उसी तरह से उन्होंने ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है इसके जो करता धरता है उनको भी नवाजा। और इसीलिए फिर ये इदारा नून लीग के दौर में करप्शन पे खामोश रहा। कोई सर्वे नून लीग के दौर में नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। और आखिरी सर्वे कब किया? 2011 में, और फिर इसी तरह से 2010 में। और 2010 के सर्वे के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के चैप्टर के, वो सैयद अली गिलानी साहब थे, सैयद आदिल गिलानी साहब। आदिल गिलानी साहब इस एनजीओ के बानी भी हैं। अब आ जाए जनाब, क्या हुआ कि आदिल गिलानी साहब को 2015 में नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठा दिया। किया क्या उन्होंने किया? उन्होंने किया कि ये खबर भी उस वक्त आई थी और उसी अखबार में आई थी जो सबसे बड़ा नवाज शरीफ साहब का हामी है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कंसल्टेंट मांगे, हमें कंसल्टेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये कंसल्टेंट जो है वो पीएम इंस्पेक्शन सेल के लिए चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया कि सैयद आदिल गिलानी साहब को कंसल्टेंट के तौर पर दे दिया। उन्हें 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनका ये मौकफ था कि एजाजी तौर पर मुझे लगाया गया, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी भी दी गई, उनको फिजाई टिकट्स भी दिए गए, अलाउंसेस भी दिए गए, और उन्हें पूरा स्टाफ दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो अब ये आप देखें, उन्हें जनाब सैयद आदिल गिलानी साहब को पंजाब हाउस में क्याम की सहूलत भी दी गई। तो इस तरह से जनाब नवाज शरीफ साहब ने इनको आदिल गिलानी साहब को नवाज कर और उन्होंने इनका मुंह बंद कर दिया, इनको सहूलियात दी कि आप मजे करें, सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करें, जो आता है। बाद में सर्बिया का सफीर भी लगाया गया था, वो अलग बात है, वो उस अपॉइंटमेंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन पंजाब हाउस में कमरा भी मिला उन्हें, और बकौल आपके जिस तरह आप कह रहे हैं कि खबर लगी कि उन्हें कंसल्टेंट भी बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जगह भी दे दी गई। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ दौर में कैसे सर्वे होना था, मुझे ये बताएं। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये मारिया ने ठीक कहा कि इनको 2016 में जो है वो मजीद नवाजने का इनको फैसला किया गया और सर्बिया में इनको सफीर लगाने का फैसला किया गया। अब देखें, जिनका माजी ये है, जिनका किरदार ये है कि उन्होंने 6 सर्वे किए हैं, 2 मुशर्रफ दौर में, 3 पीपल्स पार्टी के दौर में और 1 इमरान खान के दौर में, और उसके अलावा कोई नवाज शरीफ के दौर में सर्वे नहीं करते, नवाज शरीफ से ओहदे ले लेते हैं। आप इसी तरह का मामला एक और जगह पे भी है, वहां पर भी एक इदारा है जिसका काम इलेक्शन के मामलात को मॉनिटर करना है। उन्होंने गठजोड़ कर दिया इलेक्शन कमीशन के अफसरान के साथ, बाहर से जो फंड आ रहा है उसके उनको अफसरों को जो है वो दौरे कराए जा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है कि कैसे ये एक पूरा तबका है, और ये जो इस तरह की एनजीओज है ना, इनका एक ही काम है, पाकिस्तान को बदनाम कैसे किया जा सकता है। मारिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की अपने इंट्रो में कि देखें इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इंटरनेशनली पाकिस्तान की परसेप्शन बनती है। रियलिटी है या नहीं है, हकीकत मैटर नहीं करती, परसेप्शन मैटर करती है। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे पाकिस्तान को करप्ट मुल्क करार दिया जा रहा है। चले हम इस पे भी आ जाते हैं कि परसेप्शन क्यों है। और फिर आईएमएफ जैसे इदारों से जब हम फंड्स मांगते हैं तो वो ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन अब ये हुकूमती लोग तो नहीं मानेंगे। देखें, डिसइंफो लैब में यही चीज सामने आई थी ना कि बहुत सारी एनजीओ ने भारत में बना रखी थी, वो एनजीओ फेक सर्वे करती थी, वो सारे फेक सर्वे फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते थे। वो इंटरनेशनल फोरम्स कहते थे यार पाकिस्तान के बारे में तो 50 रिपोर्ट्स आई हुई है 50 एनजीओ की, अब वो 50 की वजह फेक थी। अच्छा, फिर एक और चीज आप ये देखेंगे, अगर ये परसेप्शन है भी सही पाकिस्तान में, ये है परसेप्शन, ये नहीं है कि नहीं है परसेप्शन कि पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन क्यों परसेप्शन है कि सजायाफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई सजायाफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, वो लंदन फरार हो गया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब के अरबों रुपए की टीटीज का स्कैंडल है, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो केस आगे नहीं चलते। सिंध के अंदर देख लें, शाहरुख जतोई घर में बैठा हुआ है, आराम से वो मजे कर रहा है। आप ये अभी नूर मुकद्दम केस में देख लें किस तरह की सूरत हाल, उसको पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। उस्मान मिर्जा केस में लड़की मुकर गई है, सानिया बल्दिया कहां पे है, सानिया मॉडल अच्छी न्यूज ये है कि उस क्रिमिनल एक्ट में चेंजेस भी की जा रही हैं और इसमें इस्लाहात भी लाई गई हैं। हमारी जब बात हुई थी फरोग नसीम साहब से, उन्होंने बताया, तो इट्स अ गुड न्यूज एज वेल, मतलब रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। तो अदील, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आप कितना समझते हैं परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि
लोग जब बात कर रहे हैं तो लोगों में इस तरह की उतनी सेंस नहीं होती। लोग ये कहते हैं कि करप्शन का इंडेक्स इतना हो चुका है, उनको इस चीज से अंदाजा नहीं हो रहा कि ये परसेप्शन की बात हो रही है, दिस कैन नॉट बी द फैक्ट ओनली। एक सवाल की जानिब हम देखते हैं, ये जो एक्सपर्ट से पूछे गए थे उनमें से एक सवाल था कि इज देयर अ ट्रेडिशन ऑफ अ पेमेंट ऑफ ब्राइब्स टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेन फेवर्स? क्या ये ऐसी रिवायत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए और फेवर्स लेने के लिए रिश्वत दी जाती है? तो इसका जवाब है, पहले भी ये रिश्वत दी जाती थी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए। पाकिस्तान भर में ग्रॉस रूट लेवल पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो रिश्वत दिए बगैर मिलता है? हम तो आज ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान और डेनमार्क का मुकाबला था, जो पहले नंबर पर आया और अब हम शायद कोई अचानक निचले सतह पे आ गए हैं। ये तो दहाइयों से चलता आ रहा है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। हां, अब इसकी हसासियत क्यों बढ़ गई है कि इमरान खान साहब, इन्हीं के लोग, ये उस दौर में बात किया करते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। वो अलग बात है, नून लीग दौर में उतनी इस पर इस इदारा ये क्यों खामोश रहा। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ग्रॉस रूट लेवल पर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लेने में जब हम लोगों से मिलते हैं वो बताते हैं सूरत हाल क्या है। ये सूरत हाल इमरान खान के ना तो आने से तब्दील होनी थी, इमरान खान दावा करके आ गए थे, ये तब्दील नहीं होनी थी। ये तो पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा है कि इसको ठीक करने के लिए सदियां चाहिए, दहाइयां भी नहीं, सदियां चाहिए। जो हम बात करते हैं रोजाना कि निजाम की तब्दीली, क्या निजाम तब्दील होने के बाद वो तमाम लोग अचानक जो है वो तब्दील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो इंडेक्स है, हाँ ये बात है। अच्छा, एक और इसमें एक सवाल है, उसकी जानिब मैं अगली बात से पहले करना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि क्या पब्लिक ऑफिशियल को ट्राई करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत में, हाई कोर्ट्स की सूरत में। लेकिन दूसरी बात यह है, क्या किसी को कोई याद है, आप दोनों में से कोई याद पड़ता है आपको कि पाकिस्तान में करप्शन करने वाले किसी भी बड़े नाम को आप अभी कोई जेल में देख रहे हैं? कोई करप्शन करने वाले किसी को आप देख रहे हैं कि वो चंद महीनों बाद बाहर ना आया हो? कोई बड़ा नाम आपको याद हो कि उसने बरसों जेल में सजा काटी हो? नहीं है। तो फिर ये परसेप्शन इंडेक्स क्या मैटर करता है? आपकी सोसाइटी की हकीकत क्या है? आपकी सोसाइटी में आप किसी ताकतवर को ट्राई कर ही नहीं सकते। और आप जेल में भेज के तो दिखाएं किसी ताकतवर को, जाएगा तो जमानत करा के बाहर आ जाएगा। तो ये इंडेक्स में ये कोई रेटिंग ऊपर चलेगी नीचे आ गई, आपकी सोसाइटी की हकीकत असलियत क्या है? ये इस रिपोर्ट में सामने आई है। और इसी रिपोर्ट के बाद इस वक्त ऑपोजिशन इमरान खान साहब से ये मुतालबा कर रही है कि वो इस्तीफा दे। तो इस वक्त पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें उनके क्या मुतालबात सामने आए हैं और पीडीएम इस वक्त क्या करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम सरबराही इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में शुरका ने इस बात पर इतफाक किया है कि जो 23 मार्च की उनकी लॉन्ग मार्च की जो तारीख थी उसको नहीं बदलना है, क्योंकि बहुत सारा क्रिटिसाइज हो रहा था इस पर। तो सिद्दीक, आप क्या समझते हैं आज जो सामने आई है उनकी ये बात कि हम तो जोहर के बाद आएंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो उससे पहले तक तो सारा कुछ हो जाएगा, परेड वगैरह, तो उस डेट को हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अच्छा यह सही फैसला है पीडीएम का? देखिए, ये दो वजूहात से आज उन्होंने 23 मार्च का ऐलान किया है। एक तो इनको पता चल गया है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ये सड़कों पर ना हुकूमत को शिकस्त दे सके हैं, ना पार्लियामान के अंदर दे सके हैं। तो ये 23 मार्च की तारीख पर बदलते रहने की दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि ये चाहते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया जाए, इनको कोई कॉल शॉल आए और वो इनको कहें कि आप ना करें। तो फिर वो शेख रशीद साहब एक मिसाल दिया करते हैं, वो कहते हैं कि एक मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म थी, उसका वो डायलॉग कहते होते हैं कि वो कहता था मैनू आंखें लगने का शौक है। तो वो कहते हैं कि इनका भी यही है कि सानू आंखें लगने का शौक है। तो इनको शौक है कि इनको पिंडी से फोन है, अपारा से फोन है, वो इनको कहें कि यार आप ना करें। तो फिर ये उनको कहेंगे जी ठीक है, आपने हुक्म कर दिया, हम खादिम नौकर नहीं करते। एक तो इनको वहां की कॉल का इंतजार है कि वहां से इनको कहा जाए। दूसरा ये हो सकता है कि ये तसादुम चाहते हो। इनको पता है कि अगर ओआईसी होनी है तो इनको हुकूमत लॉन्ग मार्च नहीं करने देगी, हुकूमत ताकत से रोकेगी। बंदे इनके पास है नहीं, लेकिन जब ये निकलने लगेंगे थोड़े से बंदे भी और हुकूमत इनको ताकत से रोकेगी, तसादुम होगा तो खबर बनेगी। तो ये फिर तसादुम चाहते हैं। दो चीजें ये हो सकती हैं। मुझे आज पीडीएम के इजलास का इंतजार जो इसलिए बहुत ज्यादा था
और सुबह से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार पीडीएम के इजलास पे नजर रखें, क्योंकि आपको याद होगा पिछले जब पीडीएम का इजलास हुआ था, शहबाज शरीफ साहब भी जिसमें थे, जिसमें कहा गया था हम 25 जनवरी को अदम एतमाद के मामले का फैसला करेंगे। लेकिन आज जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम एतमाद की बात ही नहीं थी। ये तो सहाफी ने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। तो आज बड़ी खबर मेरे लिए ये है कि पीडीएम की जानिब से कोई अदम एतमाद नहीं आ रही। जो नेशनल असेंबली के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से वो लोग एक प्लान कर रहे थे, आप उसकी बात कर रहे हैं? उनके हवाले से तो उनके हवाले असल प्राइम मिनिस्टर यहां तक बातें हो रही थी कि जनाब अदम एतमाद आ रही है, मसला यह है कि नून लीग का या पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म तो बन जाएगा, इलेक्शन कब करवाने, इस पे बात हो रही है। और एक बहुत बड़े सहाफी और तजियाकार जो अभी मियां साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने आकर खबर दी कि जनाब अदम एतमाद आ रहा है, नून लीग की हुकूमत भी बन रही है। असल जो मसला है वो मियां साहब परेशान है कि हुकूमत चलानी कैसे है, फौज में चलाने देगी या नहीं चलाने देगी। अगर प्रॉब्लम्स टू हैव, बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि जनाब ये जो राना सनौला साहब हैं, उन्होंने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में क्या कहा, क्योंकि बहस ये चल रही थी कि जनाब ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, ये इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है या ये इमरान खान ने अपोजिशन को कहा है? हाँ। अच्छा, ये तो कहा तो अपोजिशन को है, लेकिन ये कह रहे थे ये फौज को कहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहा था। लेकिन इस वाले से राना सनौला साहब ने कहा बहुत बड़ा एतराफ किया, उससे रही सही इनकी साख भी खत्म हो गई है, इनका भरम भी है हमारे पास। बिल्कुल, वो शॉट अगर आप हमारी चलवा दें तो फिर शॉर्ट प्ले साहब क्या कह रहे हैं? तो यानी कि मकसद इस वक्त पीडीएम का सिर्फ लोगों को इंगेज करना है, दैट्स इट, और इनको कुछ नहीं चाहिए और कोई इंटरेस्ट नहीं है। मारिया, इस शॉट के बाद मुझे बताएं कोई निकलेगा इनके साथ? इनकी अपनी पार्टी के लोग निकलेंगे? क्यों? जब एक जंग लड़ने के लिए जा रहे हो और सिपा सालार कहेगा यार हम जंग लड़ने जा रहे हैं, हमें कामयाबी शामयाबी कोई नहीं, बस हम लड़ने जा रहे हैं, तो कौन जाएगा उसके साथ? ऐसे जंगें लड़ी जाती हैं, ऐसे जो है वो तहरीकें चलती हैं कि आप खुद एतराफ कर रहे हैं। इससे बड़ा एतराफ क्या हो सकता है कि हम नहीं हटा सकते इमरान खान को, इसलिए वो हमें नहीं कह रहा, आप तो एतराफ कर रहे हैं। उसके बाद आप एक एक पॉइंट पे जल्दी जल्दी आ जाते हैं, 1-1.5 मिनट में बात कर लेते हैं। मिनी बजट कह रहे हैं आम आदमी पर बोझ है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। भाई आपने मुस्तरद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना था, आपने ईमान के अंदर करना था। वाह, आपके बंदे 20 बंदे आपके लापता हो गए, आपके अपने बंदे नहीं थे। फिर आ जाइए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर रिपोर्ट पे बात की, उसके ऊपर हम पिछले सेगमेंट में उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं। फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये बात कर रहे हैं, वो साबित हो गया। दिल बड़ाई साहब ने इस स्टोरी की हम प्रोग्राम में मुसलसल बात की, फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि आप जिस केस को कह रहे हैं वो इतना बड़ा केस है फॉरेन फंडिंग वाला, तो उस पर पीटीआई को कलअदम कर दिया जाए, इमरान खान को नायल कर दिया जाए। आप लोग तो पार्टी नहीं है, आप जाके पार्टी तो बने ना। आप उस रिपोर्ट को लेके चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, आप चले जाएं हाई कोर्ट। आप और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि उस रिपोर्ट के आने के कुछ 36 घंटे बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सहाफियों को बुलाया और बुला के कहा कि यार मुझे समझाओ इस रिपोर्ट में क्या है, को हमारे लिए कुछ है या नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिस मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह, सिपा सलार, कायद, कप्तान, करता धरता जो है, उनको 36 घंटे तक समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ है भी सही कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को घर भेज दो। अच्छा, फिर ईवीएम वाली बात पुरानी है, फिर वो कहते हैं मक्खी की तरह इक़्तिदार से निकाल देंगे, पता नहीं कब निकालेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब सदारती निज़ाम के ऊपर बड़ी इनको टेंशन है, कुछ तो है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसके बाद बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर के ऊपर बात की, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे बात की, सानिया मरी पे वो लोग बात कर रहे हैं जो सानिया माल्टन को डिफेंड किया करते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको 23 मार्च का लॉन्ग मार्च नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन मेरे लिए आज की इस मीटिंग की खबर यह है कि अदम एतमाद नहीं आ रहा, नवाज शरीफ नहीं आ रहे, इमरान खान से लड़ाई नहीं हो रही और ये पुरानी तनख्वाह पे काम। वो तो वैसे भी कहते हैं कि हमारी इमरान खान साहब से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। तो अदील, आप क्या समझते हैं, जो अपोजिशन है वो दोनों तरफ चाहती तो यही है कि हमने इमरान खान साहब को घर भेजना है, लेकिन खुद ऑपोजिशन से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी अलग अपना मार्च करने जा रही है, 23 मार्च को पीडीएम इटसेल्फ अपना अलग से मार्च करने जा रही है। दोनों एक दूसरे को दावतें दे रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहा। जब खुद इत्तफाक नहीं है तो महज क्या दोनों ने अपना अपना सिर्फ अवाम को इंगेज करना है, पीछे मकसद कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो खैर अपनी वर्थ बनाई है, पीडीएम से अलग होकर उन्होंने बताया है कि पीडीएम की असल हैसियत या पीडीएम की अपनी वर्थ क्या है। और इन्होंने 23 मार्च की जो तारीख का ऐलान किया है, ये भी इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में किया है। वो क्यों? ये तवक्को कर रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट इन्हें कहे जी वाह जी आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, इमरान खान की हुकूमत को आप टफ टाइम देने जा रहे हैं। वो तो नहीं हुआ। फिर जो आखिरी तवक्को थी कि हमें कोई फोन करके यही कह दे कि यार इस दिन ना करें। किसी ने इतना भी नहीं किया, इतनी इज्जत भी नहीं दी कि मेहरबानी करें आप ये ना करें। उस पर इन्होंने कहा बस ठीक है, हम 23 मार्च को अब करने जा रहे हैं,
अब एक दिन का ये मार्च है, एक दिन के मार्च में आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कई चीजों के जवाब मिल गए हैं। पहली बात तो ये है, ये हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, ये एक मार्च है। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है कि ये सिर्फ 23 मार्च को है, क्योंकि उस दिन कौमी लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है, तो ये उस माहौल को खराब करके खबर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज जो ये इस मार्च के जरिए गेन करना चाहते हैं वो ये है, किधर गई तहरीक अदम एतमाद। और वो जो दानिश्वर ये कह रहे थे कि जी अब तो अदम एतमाद आने वाली है, खुद अपोजिशन ही कह रही थी। अभी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, बिल्कुल हकीकत बात की है। आप एक कानून साजी सादा अक्सरियत वाली तो रुकवा नहीं सके। तहरीक अदम एतमाद में तो आमना सामना होता है, उसमें तो कोई छुपे डके छुपे वोटर नहीं होते, उसमें तो फ्लोर क्रॉसिंग जो है उस तरह मुमकिन नहीं होती, उसमें लोगों का गायब होना, एब्सटेन करना उस तरह मुमकिन नहीं होता, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आप एक कानून साजी तो रुकवा नहीं सके। अब वो बिल जब मंजूर हो गया है, अब वो कह रहे हैं जी वो वापस लिया जाए। तो आज मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी बेबसी जाहिर कर दी है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। 23 मार्च के दिन में वो ये उस कौमी अहमियत के दिन को अपने सियासी मफादात के लिए ये मामले को पॉलिटिसाइज करके ये माहौल बनाना चाहते हैं, और वही हेडलाइन चलेंगी जाहिर है। और ये चाहते हैं, बिल्कुल सदीक साहब ने ठीक कहा, मैं इत्तफाक करता हूं, ये चाहते हैं कि कन्फ्रंट करें, इंतजामिया को रोकने की कोशिश करें, तब भी कोई खबर बन जाए। मैं तो कहता हूं कि इनको आने दिया जाए, इनको भरपूर तरीके से ये जितनी स्ट्रेंथ ला सकते हैं इनको लाने दिया जाए, ताकि कल को ये तो ना कह सके हमारे लोग रोके हैं। ये भी पता चल जाएगा कि जब 7-8 जमातें मिलकर ताकत का मुजाहिरा करती हैं तो उनके साथ वाकई को स्ट्रीट पावर है या नहीं। ये इन्होंने अपने आप को फंसा लिया है। 23 मार्च को ये लॉन्ग मार्च कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगला लाहेअमल क्या है, ये इन्हें खुद नहीं पता। और जो एक माहौल बना हुआ था, स्ट्रैटेजी इस वक्त आ रही है पीडीएम सड़कों पर, इनके पास कोई लाहेअमल ही नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी खबर क्या निकली है कि जी हम 23 मार्च को ही करेंगे, और 23 मार्च को भी यही बड़ी खबर होगी कि देखें जी ये आ गए, इसके बाद अगला लाहेअमल है नहीं है। तहरीक अदम एतमाद कहां गई है? इस वक्त पीडीएम के पास इस वक्त कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिस बेस पर वो आगे अपने आप को मूव कर सके, या हुकूमत को हटाने की अगर बात की जाती है तो उसके लिए भी कोई लाहेअमल है वो उसमें इस वक्त फेल्ड है। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहजाद अकबर का जो इस्तीफा है वो सब बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है, और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शहजाद अकबर के खिलाफ शायद कुछ तहकीकात होने जा रही हैं। तो ये क्या स्टोरी है आपसे ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद अकबर के इस्तीफे के बाद इस वक्त बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद वजीर आज़म इमरान खान साहब को कोई खुफिया रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसकी बेस पर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब को उनके ओहदे से हटाया है। तो सिद्दीक, क्या स्टोरी है? क्या वाकई में वजीर आज़म इमरान खान साहब को कोई खुफिया रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसकी बेस पर उन्होंने फैसला लिया? जी बिल्कुल, ज़रा यही बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक खुफिया रिपोर्ट मौसूल हुई है, और वो रिपोर्ट उधर से नहीं मौसूल हुई जहां शहजाद अकबर साहब का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये वहां से आई है जहां पर किसी का कोई दबाव नहीं चलता, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर इनको हटाया गया है। अब यह भी बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा चैलेंज और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी उस रिपोर्ट ने। अब इमरान खान साहब अगर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो इमरान खान साहब के लिए मीडिया को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। मीडिया ये कहेगा कि जिसको तो क्या बड़ा चैलेंज है? वो चैलेंज ये है कि जिसको एहतसाब के लिए बिठाया था उसी ने ही वो काम शुरू कर दिए थे जिसको रोकने के लिए उसको बिठाया गया था। तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी एक मुश्किल जो है वो पोजीशन होगी, और यही वजह है कि ये भी कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर साहब बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। शहजाद अकबर साहब के जिस तरह से LNG के मामलात में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मामलात में और बहुत सी जगहों के ऊपर देखें, ये तो अब इन्होंने तो बल्कि नुकसान किया है, घर के भेदी ने तो नुकसान किया है। कोई ये तो नहीं है कि बाहर जाके किसी को बता दिया, इसने तो वही काम शुरू कर दिए थे जिसको रोकने के लिए और जिस पर नजर रखने के लिए इनको बिठाया गया था। तो ये बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुतासरीन शहजाद अकबर इस वक्त जो है वो उनकी जान में जान आ गई है, वो मुतहद हो चुके हैं जिन के साथ जुल्म किया, ज्यादतियां की, नाइंसाफियां की, क्योंकि ये बड़े ताकतवर थे। इमरान खान साहब के सबसे ताकतवर 3 मिनिस्टर्स में से एक थे जिनको बहुत से इख्तियारात थे, उन्होंने बड़े लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। आप देख लें किस किस के साथ उन्होंने क्या कुछ किया, तो ये बैरून मुल्क फरार भी हो सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए इन पर नजर रखनी होगी, और शायद कोई मौका ऐसा है कि इनका नाम मिसल में भी डालना पड़ेगा। और वजीर आजम का जो वो मीडिया रिपोर्ट से कुछ शिकवा, मीडिया टीम से कुछ शिकवा था, तो वो क्या शिकवा था वजीर आजम का? देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 जुमले सिर्फ बोले शहजाद अकबर साहब के बारे में, जो 2 तरह की चीजें रिपोर्ट हुई। एक ये कि उनके खिलाफ या उनके हक में ऐसी बात नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ने सिंपल अपनी फवाद चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से तर्जमानों के इजलास में पूछा
कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज टॉक ऑफ द टाउन तो शहजाद अकबर का मामला है, उस पर उन्होंने 3 जुमले कहे। उन्होंने कहा देखें आप बताएं लोगों को जाके, मीडिया को बताएं कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे थे, हमारे साथ आए थे, दोबारा जाके वो अपना काम करना चाहते हैं, तो इसलिए वो जा रहे हैं, तो इसलिए उनके जाने से एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत जश्न मनाया जा रहा है और लोग बहुत खुश हैं शहजाद अकबर के जाने के बाद। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, सिवाय उनके 2-3 दोस्तों के जो उनको उन्होंने डिफेंड भी नहीं किया, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, वो भी ऐसे ही आप समझिए कि रस्मी ऊपर से। हाँ, लेकिन तहरीक इंसाफ में जश्न है, और खास तौर पे उन लोगों में जश्न है जो तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग हैं, जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जितना शहजाद अकबर साहब ने पहुंचाया है, चाहे वो एहतसाब का मामला हो या जहांगीर तरीन ग्रुप या अपनों के खिलाफ। और फिर इसमें होता यह था जो भी इनके खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ एक एजेंसी की रिपोर्ट आ जाती थी शहजाद अकबर साहब के कहने पर और उसको साइडलाइन कर दिया जाता था। तो बड़ा जश्न है तहरीक इंसाफ के अंदर नजरियाती लोगों का कि बड़ा अच्छा हुआ है इनका जाना। ये मैं आपको बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। और लेकिन ये नुकसानदेह किसके लिए साबित हुआ? अच्छा तो बहुत सारे लोगों के लिए साबित हो रहा है, अपोजिशन के लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो वो अवाम को देंगे। देखें अवाम को, मेरा ख्याल है कि अवाम का क्या नुकसान होना था, इमरान खान साहब को नुकसान करके गए। इमरान खान साहब जो अवाम की तौक़ुआत थी वो उसके उन्होंने नुकसान किया। बाकी जो है अपोजिशन को नुकसान होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब बहुत से ओहदों के ऊपर जो इनकी टीम बैठी हुई थी एक के बाद एक उनको हटाकर और कंपिटेंट लोगों को लाया जाएगा जो खांचे खाबे लगाने की बजाय, टीके लगाने की बजाय वो काम करेंगे जिस काम के लिए उनको बिठाया जाएगा। तो अदील अब आप क्या समझते हैं इस सारे सिनेरियो के बाद? सदीक की आपने पूरी बात सुनी है, शहजाद अकबर साहब का मुतबादिल कौन हो सकता है? रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको लेकर आया जाएगा सामने? 3 नामों पर गौर किया गया है, कुछ के साथ मुलाकातें हुई हैं, इंटरव्यूज किए हैं, और इन 3 नामों में जो मुझे पता चले हैं मैं भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन जो मुझे पता चले हैं वो नामों में से अगर कोई आ गया तो शहजाद अकबर साहब उन लोगों को हीरो नजर आएंगे जो उन पर तनकीद कर रहे थे। और जिन नामों को लाने के लिए, क्योंकि शहजाद अकबर साहब के लिए हीरो है या अवाम नहीं, ये जो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ठीक काम नहीं कर रहे थे, उनको शहजाद अकबर साहब हीरो नजर आएंगे अगर उन 3 नामों में से कोई आ गया। जो शहजाद अकबर साहब काम कर रहे थे उससे भी आप ये कहना चाहते हैं? बहुत बेहतर नजर आएंगे शहजाद अकबर साहब अगर उन 3 नामों में से कोई आ गया। मसला ये है कि हमारे जो ऐवाने इक़्तिदार में हमारे और शहजाद अकबर साहब ने भी 3 साल जो 3.5 साल सरवाइव किया है, इन्होंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, इनके क्रेडिट पे सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं कि जिसमें शरीफ खानदान को बुरा भला कह दिया जाए, इनको करप्ट कह दिया जाए, ग्राउंड पे कुछ ना हो। तो जो बाकी नाम है उनमें भी जो क्राइटेरिया है वो शायद यही तलाश किया जा रहा है एहतसाब के। अगर वजीर आजम इमरान खान समझते हैं कि वाकई एहतसाब जो कि नजर आता है कि उनके मंशूर में सबसे सरे फहरिस्त जो चीज है, ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है, फिर शोएब सडल साहब या उस जैसी कोई शख्सियत जो सामने लानी पड़ेगी जिन्होंने बाकायदा इन जो क्राइम्स हैं, इस तरह के क्राइम्स में डॉक्टरेट कर रखी है, जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिन्होंने वाकई कुछ अपने टेन्योर में कुछ डिलीवर करके दिखाया। उस शख्स को लाना चाहिए जो वाकई में अकाउंटेबिलिटी करे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक अकाउंटेबिलिटी ना रहे। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।